जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत। समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके धूर्त सेनापति दिल्ली के साथ हिंदुस्तान के लिए उपयोगी या अनुपयोगी। पहला एपिसोड सुने कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ। दिल्ली देश का राजधानी, विदेश के हर आंख का केंद्र, हिंदुस्तान के पूरे राज्य का व्यवस्था, हिंदुस्तान में रहने वाली हर आबादी का दिल, सुविधा के लिए राजनीतिज्ञों के योजना पर टकटकी लगाकर दिल्ली की तरफ देखते रहना हर हिंदुस्तानी का रोजमर्रा, देश विदेश की अच्छाई या बुराई को जानते रहने का केंद्र बिंदु और न्याय के लिए अंतिम पड़ाव के रूप में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जब दिल्ली में इतनी सारी विशेषता है तो दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश भी बने रहना हर मनुष्य के सांस लेने के जैसा है। मनुष्य से लेकर हर सजीव प्राणी का जीवन उसका अपना सांस होता है। उसी तरह हिंदुस्तान के हर नागरिक के रोजमर्रा के लिए दिल्ली रूपी सांस का बने रहना अति आवश्यक है। दिल्ली में चुनाव है, हिंदुस्तान के हर राज्य के आबादी का गढ़ है। दिल्ली में हर राज्य के निवासी निवास करते हैं, अतः हिंदुस्तान के हर आबादी के लिए दिल्ली शासन व्यवस्था का मजबूत बने रहना भी खुद की मजबूती जैसा होना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दिल्ली को नसीब नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप दिल्ली भी अंगारों पर बैठा हुआ है और दिल्ली के माध्यम से हिंदुस्तान भी सहम कर रहता है। अतः दिल्ली की जनता भी इस सच को सुने, आत्ममंथन करे, हिंदुस्तान को मजबूत करे, देश नीति को मजबूत करे। दिल्ली में बैठी हर राज्य की जनता दिल्ली को दिल में बैठाकर देश नीति नियम दल को वोट करे और अपने राज्य को भी देश नीति से जोड़े, क्योंकि देश नीति होगा तो ही उनका राज्य भी मजबूत होगा और राज्य जब मजबूत होगा तो राज्य का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर सोसाइटी मजबूत होगा। अतः इस चैनल से आप जुड़ें, क्योंकि अनोखे तरीके से जगाने का कार्य करता हुआ हिंदुस्तान का ये अनुज्योत। ध्यान दें, दूसरी तरफ दिल्ली में निवास करने वाली आबादी के रोजमर्रा जीवन के लिए दिल्ली की अपनी सरकार भी है, जिसका मुख्य काम दिल्ली की जनता का देखभाल है और केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर पूरे हिंदुस्तान को मजबूती देना। पर विगत कई सालों से दिल्ली को कभी भी तालमेल वाली सरकार नहीं मिली, क्योंकि वर्तमान के दिल्ली की व्यवस्था को समझने के लिए कुछ पूर्व के बातों को भी करना अति आवश्यक है। 1998 में जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी तो केंद्र में अस्थिर सरकारें हुआ करती थी और जब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी तो केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका मतलब दिल्ली जनता की अपनी सरकार और केंद्र की सरकार के बीच तालमेल सही कभी नहीं बैठ पाया। 2004 के बाद स्वर्गीय शीला दीक्षित मैडम दिल्ली की शासन में रही और उन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनी। पर मैडम के ऊपर, शीला दीक्षित मैडम के ऊपर अघोषित राजतंत्र था। राजमाता थी, युवराज थे, प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे। पर आश्चर्यजनक तरीके से मनमोहन सिंह जी जब 10 साल तक 1947 से अघोषित राजतंत्र के कारण रबर स्टाम्प बने रहे तो मैडम शीला दीक्षित भी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद दिल्ली के अघोषित राजतंत्र चंगुल में जकड़ी रही। इस दौरान दिल्ली में आतंकी हमले, देश के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले खतरनाक स्तर पर बने रहे और दिल्ली के दोनों सरकारी मुखिया अघोषित राजमाता के इच्छा के बगैर हिंदुस्तान को जोड़ नहीं पाए और न कुछ बोल पाते थे। उल्टे कई बार आतंकी खात्मे पर विलाप जैसी स्थितियों से देश का सामना हुआ, देश के हर नागरिकों का सामना हुआ। यही नहीं, हिंदू को आतंकवादी बताने का प्रयोगशाला भी दिल्ली में स्थापित हुआ। अघोषित रूप से, ध्यान दीजिएगा, अघोषित रूप से मुंबई 26/11 को हिंदू बदनामी के लिए प्लान किया गया था, जबकि आतंकी हिंदू कलावा पहनकर मुंबई नहीं पूरे हिंदुस्तान की धड़कन को बिल्कुल रोक दिए थे।
अगर आतंकी कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मुंबई कांड के बाद हिंदू आतंकवाद को देश के हर कोने से लेकर विदेश तक फिक्स किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब दिल्ली में बैठे कुछ रहनुमा को इसकी पूरी जानकारी रही होगी। भले ही ये आज प्रूफ नहीं है, लेकिन उस समय के स्थितियों के मुताबिक बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ। ध्यान दीजिए, अगर दिल्ली बर्बाद हुआ या दिल्ली से साजिश हुई तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी राष्ट्रवादी लोग सुरक्षित नहीं, कोई राष्ट्रवादी नागरिक सुरक्षित नहीं, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी धर्म से हो। अतः ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण दिल्ली के लिए मैडम शीला दीक्षित लंबे वक्त तक सत्ता में रही पर अघोषित राजमाता के अंडर में। अतः 1990 से लेकर 2013 तक की अस्थिर केंद्र सरकार नीति के साथ कुछ राज्यों के जंगल राज ने दिल्ली पर जनसंख्या दबाव बढ़ाया। तड़के के रूप में अस्थिर सरकार नीति से घुसपैठ ने भी जनसंख्या दबाव बढ़ाया। कश्मीर का आतंक की नीति भी दिल्ली पर जनसंख्या दबाव बढ़ा दिया। इन सब के कारण दिल्ली का वैसा विकास नहीं हो पाया जो हिंदुस्तान के लिए मिसाल बने, और परिणाम स्वरूप अनवरत कांड ने अन्ना हजारे जी को आंदोलन करने को विवश किया। अन्ना हजारे जी दिल्ली के माध्यम से देश को जोड़ रहे थे, देश के बुद्धिजीवी उनसे जुड़ने लगे थे। उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के धूर्त सेनापति के रूप में अवतरित हुए। केजरीवाल अन्ना हजारे जी के धूर्त सेनापति के रूप में अवतरित हुए, जो न केवल अन्ना हजारे जी को धोखा दिए बल्कि देश को भी कई तरह का भ्रम देकर कई तरह के मुसीबत में ढकेल रहे। पूरे देश में अन्ना हजारे जी और धूर्त सेनापति का चर्चा जोरों पर छा चुका था, और कांग्रेस ने अति विश्वास में कड़ा रवैया अपनाकर धूर्त सेनापति को मजबूत कर दिया, और वक्त के साथ आंदोलन का कमान अन्ना हजारे जी के हाथ से निकल गया। इसके उपरांत अरविंद केजरीवाल जी और टीम का जन्म हुआ। पुनः महत्वपूर्ण, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन शैली, इसको समझना अति आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल क्या किए, क्या वादा करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके कार्य शैली को समझना, आंदोलन शैली को समझना। हर भाषण में घोटाला, सबूत रूपी कागज, पर वो घोटाला कभी उजागर नहीं हुआ। सत्ता उन्हीं कोरे कागज रूपी झूठ से उनको मिल गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि केजरीवाल देश के लिए कितना उपयोगी, दिल्ली के लिए कितना उपयोगी। इस बीच केंद्र में बड़ा उलटफेर हो गया और मोदी सरकार 2014 में आ गई। यानी पुनः केंद्र और दिल्ली सरकार अलग अलग विचारधारा की। ध्यान दीजिए, मोदी सरकार ने आते ही बिगड़े हुए देश नीति पर काम चालू किया, हाशिए पर पड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति पर काम चालू किया। आतंक जो हिंदुस्तान के हर शहर और गांव के लिए भय बन चुका था, उसके उन्मूलन पर काम शुरू किया। बिगड़ी हुई विदेश नीति को सुधारने का काम चालू किया। इधर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता प्राप्ति तात्कालिक केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार से लड़कर की थी। यानी अरविंद केजरीवाल को की सत्ता प्राप्ति तात्कालिक कांग्रेस सरकार से लड़कर मिली थी। झूठे कागज या कोरे कागज दिखाकर सत्ता प्राप्ति उन्होंने की थी, जिसकी उम्मीद अन्ना हजारे आंदोलन से पहले उनको भी नहीं थी। पर झूठ सत्ता देता है, केंद्र से लड़ते रहना सत्ता देता है, इस फैक्ट को वो दिल में बैठा लिए। आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे जी से प्रेरणा लेकर कई समाजसेवी, व्यापारी, आम शिक्षित वर्ग जुड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना हजारे जी को धोखा दिया तो भी अधिकांश अच्छे लोग केजरीवाल से जुड़े रहे। इन्हीं दरमियान केजरीवाल के टीम में कई दलाल, टिकट ब्लैकर, रोड छाप, वामपंथ विचारधारा के लोग, आतंक के सहयोगी लोग भी जुड़ गए। अन्ना हजारे जी के बनाए प्रभाव से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गए और इसी लहर में उनके लगभग सारे साथी जीत भी गए।
जो सपने में भी कभी विधायक बनने को नहीं सोचे होंगे, वो विधायक बन गए। चूंकि सब अरविंद केजरीवाल के झूठे सपने में जीते थे, अन्ना हजारे जी धोखे से मौन में चले गए, तो अरविंद केजरीवाल जी का सत्ता में बने रहने का अनुमानित मंत्र समझना अब जरूरी है। इसके बाद उनके वादों को समझा जाएगा। पहले उनका सत्ता में बने रहने का मंत्र क्या है? नंबर 1, केंद्र सरकार से हर हफ्ते किसी न किसी बहाने लड़ते रहना ताकि देश और विदेश की मीडिया का ध्यान बना रहे। नंबर 2, जनता को मुफ्तखोरी की आदत डलवाना, जबकि मुफ्तखोरी बेरोजगारी और महंगाई है। अगले एपिसोड में इस पर डिटेल्स दूंगा। नंबर 3, 1947 के बाद केंद्र से लेकर हर राज्य में सत्ता देने वाली तुष्टिकरण प्रयोगशाला वोट बैंक को हर अनर्गल सुविधा देना। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भी 1947 के बाद तुष्टिकरण प्रयोगशाला से वोट बैंक लेने की नीति को केजरीवाल ने बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में अपनाया। नंबर 4, वामपंथ और ममता दीदी से प्रेरणा लेकर घुसपैठियों को वैध वोटर बनाए और मुफ्त सुविधा से लैस किए। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण, देश नीति नियम का विरोध करते रहना, जिससे हिंदू में एकता और जागरूकता न फैल पाए। हिंदू संस्कृति का विरोध करते रहना, जिससे हिंदू में जागरूकता और एकता न हो पाए। राम मंदिर का विरोध करते रहना, जिससे हिंदू आपस में एकत्र न हो सके और उनका तुष्टिकरण वोट बैंक खुश रहे। नंबर 6, अंत में जनता से अनर्गल वादे करना और दीवा स्वप्न दिखाते रहना ताकि मीडिया में हमेशा वो बने रहे और दूसरों पर दोषारोपण करते रहे। अतः इस एपिसोड का सारांश यह है कि उपरोक्त फार्मूला उन्होंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किए सभी साथियों को दिया। सत्ता में बने रहने का मंत्र अपने नेता समूह को दिया। इसी के अनुसरण से अरविंद केजरीवाल जी के हर नेता समूह हर दिन का शुरुआत झूठे वादे और केंद्र पर दोषारोपण से करते हैं और बिस्तर पर जाने के पहले तक जनता के लिए काम कम, झूठे वादे ज्यादा, केंद्र सरकार और अन्य देश नीति नियम से लड़ते रहने का प्रयोगशाला ज्यादा चलाते हैं ताकि मीडिया में उनका वजूद बना रहे। अगले एपिसोड में विस्तार के साथ और कुछ बिंदुओं के साथ मिलते हैं। तब तक ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद के लिए उपयोगी या दिल्ली के लिए उपयोगी? और अगर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, उनके नेता समूह लगातार झूठे वादे करते हैं, लगातार जनता को भ्रम देते हैं, तो इसका मुख्य कारण उनको यही नजर आया, केंद्र से लड़ो, देश नीति नियम के विरोध में रहो तो वोट बैंक की गारंटी निश्चित। अब दिल्ली के जनता को उनके वादों से ज्यादा उनके इरादों पर काम करना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा, उनके साथियों के इरादों को पहचानना होगा, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं 10-20% जनता के लिए, बाकी 80% वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। अगले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मिलते हैं। तब तक आप सभी दिल्ली को बचाएं और दिल्ली में वोटिंग के दिन देश नीति नियम दल को वोट देना न भूलें, क्योंकि देश होगा तो आपकी अर्जित संपत्ति सुरक्षित होगी, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपका हुनर सुरक्षित होगा। जय हिंद, धन्यवाद।